Hello everyone, welcome to our new lecture. From this lecture, we are going to start studying chapter number 2, that is life processes in living organisms part 1. Okay, so in this particular chapter, we are going to see living organisms and different life processes that is related to living organisms. Okay, we will see living organisms and energy production. We are going to see some nutrients and energy efficiency, and also we are going to discuss about the cell division, okay, which is also one of the important life process. Okay, so now let us see living organisms and life processes. Now, various organ systems are continuously performing their functions in the human body. Okay, हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स है. डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, ओके, एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, ओके, फिल्ट्रेशन सिस्टम्स है. सो ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे अपने फंक्शंस को हमारी बॉडी में. Along with the various systems like digestive, respiratory, circulatory, excretory, and control systems, different external and internal organs are performing their functions independently but through a complete coordination. देखो, ये सिस्टम्स के साथ साथ बाकी जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, वो भी अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं. हालांकि इनके बीच में आपको डिपेंडेंस दिखने नहीं मिलेगी, लेकिन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन जो है वो इन सभी ऑर्गन्स का होता है. This overall system is in action in more or less same way in all the organisms. Those are in need of continuous source of energy for this purpose. देखो, हर एक सिस्टम्स की तरह इन ऑर्गन्स को भी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स को भी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी की ज़रूरत होती है. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स and lipids are the main sources of this energy, and it is harvested by the mitochondria present in each cell. देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स जो है वो क्या है, मेन सोर्सेस है एनर्जी के हमारे बॉडी में. और इन्हें हार्वेस्ट मतलब इन्हें कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. It is not like that only foodstuff is sufficient for energy production, but oxygen is also necessary. देखो, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ फूड मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है. और हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में किस सिस्टम की वजह से आता है, और वो सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है. लेकिन ऑक्सीजन एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से हमारी बॉडी में एंटर करता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो हर एक सेल को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है. इसका मतलब क्या है कि एनर्जी प्रोडक्शन में सर्कुलेटरी सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है. ऑल दिस दैट इज फूड स्टफ्स एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू द सेल वाया सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से जो भी फूड मटेरियल है और जो भी ऑक्सीजन है वो सेल तक पहुंचाया जाता है. Besides, it is coordinated by the control system of the body. That is, each life process contributes in its own way in the process of energy production. हमें ध्यान में रखना है कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है वो सभी के सभी लाइफ प्रोसेस किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे बॉडी में. ओके, और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि सारे के सारे जो प्रोसेस है उन्हें कंट्रोल किया जाता है कोऑर्डिनेशन सिस्टम के जरिए. सो कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है actually it is the control system, okay, which coordinates each and every different functions and processes performed by the other systems. Now functioning of all these life processes also requires the energy. हमें ध्यान में रखना है कि जितने भी systems है उनको अपना अपना काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. okay, now human and other animals consume the fruits and vegetables. Plants are autotrophs. Autotrophs मतलब क्या, कि वो खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं. ओके, they prepare their own food. They utilize some of the food for themselves, whereas remaining is stored in parts like fruits, leaves, stem, roots, etc. देखो, जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ हिस्सा जो होता है फूड का जो प्रोड्यूस करते हैं वो खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाकी बचा हुआ जो उनका फूड होता है वो स्टोर होता है फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में. We consume all these various plant materials and obtain different nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, etc.
हम लोग फिर यही स्टोर्ड फूड जो होता है प्लांट का उसे कंज्यूम करते हैं और उसे फिर हम लोग को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो मिलता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड डिफरेंट मिनरल्स। Now, which food materials do we consume to obtain these materials? Okay, क्या क्या हम लोग कंज्यूम करते हैं देखो। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है मिल्क से, फ्रूट से, जैगरी से। ओके, एंड केन शुगर। वेजिटेबल से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, एंड देन स्वीट मीट्स एंड सीरियल्स लाइक व्हीट, मेज, रागी, जवार, मिलेट, राइस एक्सेट्रा। ओके, these are the sources of carbohydrates. We get 4 kilocalories energy per gram of carbohydrate. Okay, keep this in mind कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी मिलती है। ओके, इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कीप दिस इन माइंड। नाउ लेट अस स्टडी द वे बाय व्हिच द एनर्जी इज ऑब्टेन। एनर्जी किस तरीके से ऑब्टेन की जाती है कार्बोहाइड्रेट से, अभी वो हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि स्पोर्ट्स में या फिर गेम्स में जब ब्रेक मिलता है तो उस समय प्लेयर जो है वो कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ फूड कंज्यूम करते हैं या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ बेवरेज जो है वो लोग कंज्यूम करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो वो लोग खाते हैं उससे उन्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाता है और वो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ let us see how the energy is produced in a living organism. Okay, now here you can see this is the diagram, okay, which shows the respiratory system of the human body. Okay, we all know that this is the nose or the nostril. Okay, then we have the mouth. Okay, we have the pharynx, then larynx. Okay, then we have the bronchio, this is the alveoli. Okay, and this is the bronchioles. Okay, then we have the diaphragm. Okay, and we have the heart, we have the lungs. Okay, so all these are the organs present in the respiratory system. Now in living organism, respiration occurs at two levels as body and cellular level. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन है वो दो लेवल्स में आपको देखने मिलता है, एक है बॉडी लेवल पे और दूसरा है सेलुलर लेवल पे। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकरिंग एट बॉडी लेवल। बॉडी लेवल पे जब रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा? आपको एक्सचेंज देखने मिलेगा ऑक्सीजन और CO2 का। हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। ओके, इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल, फूडस्टफ्स आर ऑक्सीडाइज आइदर विद और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और सेलुलर लेवल पे आपको क्या देखने मिलता है कि जो ऑक्सीजन हम लोगों ने इनहेल किया है उसकी मदद से जो फूडस्टफ्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने कंज्यूम किए वो ऑक्सीडाइज होंगे। ओके, या फिर कभी कभी ऑक्सीजन की हेल्प नहीं ली जाती टू ऑक्सीडेशन ऑफ द फूडस्टफ। ओके, now here is the question: how many atoms of C, that is carbon, H, hydrogen, and O, oxygen, are respectively present in a molecule of glucose? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स, कितने हाइड्रोजन एटम्स और कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं? सो वी नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? C6H12O6। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। Which types of chemical bonds are present between all these atoms? Okay, covalent bonds आपको इसमें देखने मिलेंगे। In terms of the chemistry, what happens actually when a molecule is oxidized? जब molecule oxidized होता है तब क्या होता है वो हमें मालूम है कि उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा। Okay, now carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily need. जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसका इस्तेमाल होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ATP, that is adenosine triphosphate. Okay, for this purpose glucose, a type of carbohydrate, is oxidized step by step in the cell. Okay, so जो ग्लूकोज होता है
दैट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप हमारे सेल्स में। दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसे क्या कहा जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन occurs among the living organisms by two methods। दो मेथड्स है सेलुलर रेस्पिरेशन होने के, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके, जहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, और एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, ओके। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप्स। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो 3 स्टेप्स में क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, देन tricarboxylic acid cycle, okay, which is also called as Krebs cycle, and then the third step is electron transfer chain reaction. So let us see all these three steps. प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे ऑकर होता है? साइटोप्लाज्म में ऑकर होता है। A molecule of glucose is oxidized step by step in this process and two molecules of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed, okay। So जो ग्लूकोज होगा वो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस नाम का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होगा और फिर वो ब्रेक होगा किसमें? दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा। पायरुविक, दो मॉलिक्यूल्स आपको पायरुविक एसिड के देखने को मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल्स आपको एटीपी के देखने मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल्स NADH2 के होंगे और दो मॉलिक्यूल्स वाटर के फॉर्म होने वाले, ओके। अब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है जो फॉर्म हुए हैं इस प्रोसेस में, वो कन्वर्ट होते हैं एसिटिल को एंजाइम ए में, ओके। सो पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो फर्दर कन्वर्ट होंगे एसिटिल को एंजाइम ए में, और आपको क्या देखने मिलेगा? दो मॉलिक्यूल्स NADH2 के और दो मॉलिक्यूल्स CO2 के जो है वो रिलीज होने वाले इस प्रोसेस में, ओके। सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर गोइंग टू बी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। उसके बाद थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा और वो क्या है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे एंटर करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स। नाउ cyclic chain of reaction, that is tricarboxylic acid cycle, is operated on it in the mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उनके ऊपर सर्टेन चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एसिटिल पार्ट जो होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए का जो एसिटिल पार्ट होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, ओके, ये प्रोसेस की वजह से। और हमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मिलने वाले? हमें मिलेगा CO2, H2O, NADH2 और फिर FADH2, ओके। सो जो एसिटिल कोएंजाइम ए होगा वो ऑक्सीडाइज होगा एंड वी विल गेट CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन क्या है, ये थर्ड स्टेप कैसे स्टार्ट होने वाला है। जो मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं NADH2 और FADH2 के, ओके, दोनों भी प्रोसेस से उनके ऊपर अभी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन देखने मिलेगा। ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। एक NADH2 मॉलिक्यूल से हमें 3 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ओके, और दो मॉलिक्यूल्स हमें ATP के मिलेंगे FADH2 मॉलिक्यूल से, ओके। सो एक FADH2 मॉलिक्यूल से हमें दो ATP मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। बिसाइड्स ATP, वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ATP के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म होते हैं, ओके। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। कीप दिस इन माइंड कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही परफॉर्म होता है, ओके। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ NAD is nicotinamide adenine dinucleotide, okay, and the full form of FAD is flavin adenine dinucleotide, okay। Both the coenzymes are formed in the cells and are used in cellular respiration। ये दोनों क्या है? coenzymes है जो सेल में ही फॉर्म होते हैं और इनका इस्तेमाल सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, ओके। यहाँ पे देखो एक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किस तरीके से एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। वी हैव टू आल्सो कीप इन माइंड कि जो ATP है उसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनाइन, ओके, राइबोस शुगर।
ओके, जहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि फॉस्फेट के जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होते हैं, और जब फॉस्फेट का बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक होता है तब वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है. Okay, so on breaking of each and every phosphate bond, we are going to see that energy will be released, okay, in the body. देखो एटीपी क्या फुल फॉर्म क्या है, adenosine triphosphate. Okay, this is very important. The full form of ATP is adenosine triphosphate. Okay, it is an energy rich molecule, and energy is stored in the bonds by which phosphate groups are attached to each other. एनर्जी जो स्टोर की जाती है एटीपी मॉलिक्यूल्स में, वो बॉन्ड्स में स्टोर की जाती है, और ये बॉन्ड्स क्या है, फॉस्फेट ग्रुप्स है. ओके, जो एक दूसरे से अटैच्ड है. दिस मॉलिक्यूल्स आर स्टोर इन द सेल्स एज पर नीड. एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो सेल में ही स्टोर किए जाते हैं. Chemically, ATP is triphosphate molecule formed from adenosine ribonucleoside. Okay, and it contains a nitrogenous compound that is adenine. Then it has pentose sugar, which is nothing but ribose, and 3 phosphate ग्रुप्स. ओके, सो एक एटीपी मॉलिक्यूल में आपको क्या क्या देखने मिलेगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनिन का आपको देखने मिलेगा, पेंटोज शुगर होता है जिसे राइबोज कहा जाता है, और 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स होते हैं. एज पर द नीड, एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ द एटीपी. हेंस एटीपी इज आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ओके, now if there is insufficient amount of carbohydrates in body due to exceptional conditions like fasting and hunger, then lipids and proteins are used for energy production. देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की जो संख्या हमारे बॉडी में कम है, अमाउंट जो है वो अगर कम है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उसके जगह पे हम लोग हमारी बॉडी में जो लिपिड्स होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, इन केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, वेयरएज प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स. सबसे पहले लिपिड्स को कन्वर्ट किया जाता है फैटी एसिड में, और अगर प्रोटीन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड्स में. Fatty acids and amino acids are converted into acetyl coenzyme A, and again the process is same. Okay, then energy is obtained through complete oxidation of acetyl coenzyme A by the process called as Krebs cycle. Okay, in mitochondria, and Krebs cycle is nothing but TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. Okay, so this is about the energy production. Okay, uh, and this energy production is an aerobic respiration where oxygen is used to oxidize the carbohydrate or the glucose molecule. Now in the next lecture we will study about the energy production in microorganisms where oxygen is not used. Okay, that means that type of energy production will be performed due to anaerobic respiration. Okay, so we will study the next concept in the next lecture. Until then, goodbye.